Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the daily Hindi news and editorial analysis of 9th February 2026। तो दोस्तों आज है 9 फरवरी 2026, डे है मंडे। आज के हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, वो भी फुल ऑफ प्रूफ मोड में, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ में है उसके साथ एनालिसिस करेंगे। और आप इस अगर पर्टिकुलर लेक्चर पे अगर नए हैं तो कृपया लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। तो बिना किसी देरी के हम अपना पहला आर्टिकल शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल है आज के लेक्चर में। तो अब बिना समय गवाए पहला आर्टिकल शुरू करते हैं। पहला हमारा न्यूज़ है हमारे अखबार में कि इंडिया एंड मलेशिया साइन पैक्ट टू एक्सपेंड टाई। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया और मलेशिया, ठीक है, ये साइन पैक्ट कर रहे हैं एक्सपेंड अपने टाइज को बढ़ाने के लिए। और क्या है इन दोनों का कोऑपरेशन, क्या इन दोनों ने संबंध साझा किए हैं, ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। तो न्यूज़ में खबर में रहा है कि भारत और मलेशिया ने प्रधानमंत्री के कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी का कुआलालंपुर की यात्रा के दौरान कई समझौते लगभग 11 MOU पर साइन किए। 11 मेमोरेंडम जो दस्तावेज होते हैं उस पर हस्ताक्षर किए, ताकि जो बायलेटरल ये रिलेशन है ना, द्विपक्षीय संबंध, उसका विस्तार किया जा सके, उसको एक्सपेंड करे बायलेटरल रिलेशंस को। और मुख्य फोकस एरिया क्या रहा है कि दोनों के बीच में इंडिया और मलेशिया जो बायलेटरल रिलेशन को एक्सपेंड करने पर मुख्य फोकस रहा है रक्षा पे, सेमीकंडक्टर पे, स्थानीय मुद्राओं पे और समुद्री रक्षा और जन से जन संपर्क, ये इंपॉर्टेंट है। मैन टू मैन कनेक्टिविटी, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है ना मलेशिया में काफ़ी है, क्योंकि हमारे एशिया में पड़ता है मलेशिया और पाम ऑयल का काफ़ी अच्छा उत्पादक है। इसलिए ये मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत ही तगड़ी होनी है। तो मलेशिया, भारत मलेशिया संबंध को हम देखते हैं। तो भारत मलेशिया का संबंध जो है ना दोस्तों, तो 1957 से ही राजनयिक संबंध है भारत और मलेशिया का। तो मलेशिया का लोकेशंस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख साझेदार है हमारा भारत का। और आसियान, जो आसियान देश है ना, ये उसका सदस्य मलेशिया। आपको कमेंट में बताना है कि आसियान में अभी करंट में कितने देश शामिल हैं, ये कमेंट करके बताना है। इस संबंध को अक्सर विशेष कहा जाता है, किसकी वजह से? इसकी जड़ें हैं जो इस संबंध को और महत्वपूर्ण बनाता है, इंडिया और मलेशिया का टाइज को और महत्वपूर्ण बताता है। तो इसकी जड़ें कहाँ से? इसकी जड़ें हैं मलेशिया में भारतीय प्रवासी, इंडियन डायस्पोरा जो है मलेशिया में, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए तो मैन टू मैन कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया। मलेशिया में भारतीय प्रवासी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निकटता, जो कि भारत अपने ये समुद्री मैरीटाइम सेक्टर को काफ़ी दृढ़ता से साधने की कोशिश करेगा। यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं जो यात्रा किए? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार हो गया। मतलब डॉलर, जो हमारा इंटरनेशनल करेंसी डॉलर के रूप में हर हमेशा ट्रेड होता है, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देके दोनों देशों ने अपने अपने स्थानीय मुद्राओं, जैसे इंडिया में INR रुपीज़ और मलेशिया में MYR मलेशियाई रिंगटक, दोनों देशों का ये दोनों रुपीज़ में व्यापार होगा, बायलेटरल ट्रेड होगा, ठीक है। किसकी एवज में? डॉलर की वजह में नहीं, दोनों देशों की अपनी करेंसी में, इंडिया का इंडियन नेशनल रुपीज़ और मलेशिया का MYR में। तो दोनों का अपनी करेंसी में क्या होगा? व्यापार होगा, जिस कारण ये यात्रा ही परिणाम निकलता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावी यात्रा रहा, ठीक है। देखो उद्देश्य क्या था इस यात्रा का कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। जैसे कि अभी आपने देखा कि मलेशिया और इंडिया में जो बायलिटरल ट्रेड होगा, द्विपक्षीय व्यापार होगा, किस में होगा? इंडिया का इंडियन रुपीज़ में INR में और मलेशिया का MYR रुपीज़ में, ठीक है। ये मलेशिया का करेंसी, ये इंडिया का, इन दोनों में व्यापार होगा। किसकी अपेक्षा में? डॉलर में नहीं होगा। तो लेन देन लागत घटेगा, आर्थिक लचीलापन मजबूत होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा इकोनॉमी का। और दूसरा सबसे बड़ा साइन क्या हुआ? रक्षा और सुरक्षा सहयोग पे, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेगा दोनों देश मिलके। किन किन क्षेत्रों पर? रक्षा संबंध पे, आतंकवाद रोधी सहयोग, जैसे कि भारत का हर हमेशा से स्टैंड रहा है, चाहे वो ग्लोबल साउथ में कहीं बड़े कार्यक्रम में या तो UNO के स्पीच में भारत अगर बोले तो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा भारत का एक ही स्टैंड रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, आतंकवाद पे 0 टॉलरेंस हम बरतेंगे। तो देन यहाँ भी वही बात हुई मलेशिया में भी कि आतंकवाद को लेकर 0 टॉलरेंस, ठीक है। खुफिया जानकारी साझा करना, समुद्री रक्षा करना, ये इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम सेक्टर में।
महत्व क्या हो जाता है कि हिंद प्रशांत में स्थिरता आएगी और समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा होगी। भारत के लिए राजनीतिक महत्व क्या रहा मलेशिया का, और मलेशिया का क्या रहा, उन दोनों के बारे में भी देखेंगे। कि देखो पहले हम भारत का देखते हैं, तो भारत का एक्ट ईस्ट नीति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्ट ईस्ट नीति, भारत दो नीति को अपनाता है अभी अभी आपने देखा एक्ट ईस्ट नीति, अभी आप देखेंगे ग्लोबल साउथ, मतलब एक्ट साउथ, SOUTH, एक्ट साउथ नीति, ये अपनाएगा। ठीक है, ग्लोबल साउथ नीति और एक्ट ईस्ट नीति, मतलब भारत जो है ना ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया है। भारत अभी तक वेस्ट की तरफ देखता था, अमेरिका और थोड़ा ये फ्रांस, जो वेस्ट वाले कंट्री हैं, उनके साइड ज़्यादा ध्यान भारत का रहता था। लेकिन अभी से भारत के जियोपॉलिटिक्स में टर्न आया कि वो ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया हुआ है। तो एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी, एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी। आसियान के साथ सहभागिता को गहरा करना होगा और हिंद प्रशांत में ये शुद्ध सुरक्षता प्रदान करने में भारत सक्षम होगा। वैश्विक अस्थिरता, जो इंडिया पे अभी जो वैश्विक ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है ना, अमेरिका को लेके, रसिया अमेरिका जैसे अभी भारत पे प्रेशर बनाया हुआ है कि रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, तो उसको लेके क्या है कि इंडियन जियोपॉलिटिक्स में अभी क्या अनस्टेबिलिटी है। तो उनके बीच में ये भू राजनीति मतलब क्षेत्रीय भू राजनीति, मतलब अपने रीजनल क्षेत्र को साथ में लेके आगे बढ़ना, ये क्या दर्शाता है कि भारत की भू राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है और संतुलन बनाए रखा है कि वैश्विक अस्थिरता होने के बाद भी हम संतुलन बनाए रख के आगे बढ़ रहे हैं। अब मलेशिया के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है, कि मलेशिया कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मलेशिया का कैपिटल देखेंगे हम, तो ये कुआलालंपुर, और यहाँ की करेंसी क्या है, YYR, आगे में MYR, ये मलेशिया की करेंसी। क्षेत्र क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है मलेशिया, और विभाजन किससे हुआ, चीन, दक्षिणी चीन सागर से विभाजित हुआ है। और सीमाएं मलेशिया का किन किन देशों से लगता है, थाईलैंड से लगता है, इंडोनेशिया से लगता है, ब्रुनेई से लगता है और सिंगापुर से लगता है। ये तो हमारा स्थल सीमाएं हुआ। अब मलेशिया का समुद्री सीमाएं किन किन देशों से लगता है, देखो मलेशिया का जो है ना ये जल निकाय जो है मलक्का जल मरुदंड और दक्षिणी चीन सागर से। सबसे ऊंची चोटी मलेशिया का माउंट किनावालू, और जैव विविधता में 17 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। और पाम ऑयल, जैसा कि अभी मैंने बात करा था वीडियो के स्टार्टिंग में, पाम ऑयल जो है मलेशिया का, वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मलेशिया पाम ऑयल का। ठीक है, और भारत मलेशिया रक्षा अभ्यास भी करता है, जो कि 2 अभ्यास इंपॉर्टेंट है इसमें। एक है हरिमाऊ शक्ति अभ्यास, जो कि थल सेना के साथ हो रहा है, मतलब ये इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी दोनों के साथ कौन सा अभ्यास हो रहा है, हरिमाऊ शक्ति। और एक उदारा शक्ति हो रहा है वायुसेना के साथ। ठीक है, और व्यापार में आसियान में भारत का सबसे तीसरा बड़ा साझेदार है। आसियान, जैसे कि मैंने बताया, आपको कमेंट करना है कि आसियान में टोटल कितने कंट्री आते हैं अभी करंट में। तो उसमें जो है व्यापार में आसियान देशों में से भारत तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है मलेशिया के साथ। ठीक है, तो भारत इंपॉर्टेंट रखता है मलेशिया को लेके। आई होप कि ये हमारा पहला आर्टिकल समझ में आया होगा। पहला आर्टिकल होता है ख़त्म। अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वी डिस्कस अबाउट सेकेंड आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक आर्टिकल। ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ग्लेशियर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है थ्वाइस्ट ग्लेशियर। ये क्यों मैटर करता है, अखबार में क्यों छपा हो थ्वाइस्ट ग्लेशियर। ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। देखो, वाई डज थ्वाइस्ट ग्लेशियर मैटर, थ्वाइस्ट ग्लेशियर मैटर क्यों करता है, खबरों में क्यों आया है। देखो, थ्वाइस्ट ग्लेशियर जो है, जिन्हें हम अक्सर डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, इसका उपनाम, थ्वाइस्ट ग्लेशियर का उपनाम डूम्सडे ग्लेशियर। जैसा कि हमने अभी बात करा था कुछ दिन पहले, एक डूम्सडे प्लेन होता था। अब वो आपको बताना है कमेंट में कि ये डूम्सडे प्लेन कहाँ का प्लेन था और कब स्पॉट किया गया था और किस देश में देखा गया था डूम्सडे प्लेन। यहाँ डूम्सडे ग्लेशियर की बात हो रही है, हम पूछ रहे हैं डूम्सडे प्लेन। आपको बताना डूम्सडे प्लेन हाल ही में कहाँ देखा गया था। ठीक है, और उसका थोड़ा उपयोग बता सकते तो और भी बेटर है। तो हम यहाँ भी डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में देख रहे थे। तो डूम्सडे ग्लेशियर किसका उपनाम है, थ्वाइस्ट ग्लेशियर का उपनाम है। अब ये वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया कि ये जो थ्वाइस्ट ग्लेशियर ये क्यों मैटर कर रहा है अखबार में, कि वैज्ञानिकों ने गहन निगरानी में है ये
ग्लेशियर। क्यों? क्योंकि इसके अस्थिर होने से वैश्विक समुद्र स्तर में तेज वृद्धि हो सकती है। यदि ग्लेशियर अस्थिर मतलब ग्लेशियर पिघलना शुरू होता है, ये थ्वाइस्ट ग्लेशियर, तो समुद्र का जो स्तर है, वैश्विक समुद्र स्तर, वो बढ़ सकता है। और समुद्र का स्तर बढ़ने से क्या होगा पता है कि जो कोस्टल रीजन वाले एरियाज हैं या तो कंट्रीज है और कंट्री के अंदर में स्टेट है, वो काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगे। अगर समुद्र, वाकई बात है कि अगर समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा, तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, है ना, कोस्टल रीजन में। तो यही है। तो इसे एक टिपिंग पॉइंट ग्लेशियर माना जाता है। टिपिंग पॉइंट ग्लेशियर का मतलब, अर्थात एक बार यदि कोई महत्वपूर्ण सीमा पार हो गई तो इसका ध्वंस अपरिवर्तनीय हो सकता है। मतलब ये बिना परिवर्तन के ध्वंस करेगा, लगातार ध्वंस करेगा। मतलब एक टिपिंग पॉइंट मतलब होता है कि चलो हम यहाँ तक, अगर एग्जांपल में दें कि यहाँ तक ये तो सेफ पॉइंट में, अगर इससे ऊपर चढ़ गया तो यह काफ़ी भयानक विनाशकारी ला सकता है, समुद्र का पानी बढ़ेगा। ठीक है। अब इसमें स्थिति एवं विशेषताएं क्या है, ये जो ग्लेशियर है क्या स्थिति है जो इसका वैज्ञानिक के निगरानी में है ये ग्लेशियर, जो कि हमारा नाम है थ्वाइस्ट ग्लेशियर। तो इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले स्थिति, इसका जो लोकेशन, ये ग्लेशियर कहाँ है कि पश्चिमी अंटार्कटिका में है। जो हिम चादरों से अंटार्कटिका ढका हुआ है ना, वहीं पे ये ग्लेशियर पाया गया और वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये ग्लेशियर है। ठीक है, ये बात है। और प्रकार कैसा है इसका? तेजी से बहने वाला आउटलेटेड ग्लेशियर है, बहुत तेजी से बह रहा है ये ग्लेशियर, जो पश्चिमी अंटार्कटिका में हिम चादर से निकलता है। पश्चिमी अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका की जैसा आप जानते हैं पूरा ग्लेशियर से ही बसा हुआ, अंटार्कटिका भरा हुआ है, तो वहीं पे ये थ्वाइस्ट ग्लेशियर पाया जाता है, जिसका नाम डूम्सडे ग्लेशियर होता है। अब ये कर क्या सकता है और ये क्यों पिघल रहा है? एक तो कारण आप बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी हम देखने वाले हैं अभी आगे। देखो, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग ग्रेट ब्रिटेन के आकार का है। हम समझ रहे हैं, जो एक ब्रिटेन देश है हमारा, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं, उसके आकार का इसका क्षेत्रफल है थ्वाइस्ट ग्लेशियर का। मतलब सोच लो दोस्तों कि कितना ये बड़ा ग्लेशियर है, जो कि पिघलने का इसको डर है। अगर ये पिघल जाएगा तो दुनिया में काफ़ी भयंकर तबाही मचाएगा, इतना बड़ा ग्लेशियर है ये। इसका अपने चौड़े हिस्से से 120 किलोमीटर चौड़ाई का ये ग्लेशियर, 120 किलोमीटर, देख सकते हैं आप। ठीक है। अब इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा गया? इसके पीछे कोई कारण है? अकेले थ्वाइट्स में इतनी बर्फ़ है, मतलब थ्वाइट्स ग्लेशियर ही कहा गया, जिसका उपनाम डूम्सडे है, कि अकेले थ्वाइट्स में इतनी बर्फ़ है कि वह वैश्विक समुद्र स्तर को लगभग 65 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकता है। समझे? 65 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकता है, इतना पावर है इसमें, इतना। ठीक है, इसका उपनाम तो ये हो गया। अब इसको खतरा क्या है? इसमें खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का, बहुत ही बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि बढ़ती दुनिया में इंडस्ट्रियल जैसे वजह से हो रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो उस कारण ग्लेशियर में पिघलने का डर रखता है। और ग्लेशियर अगर पिघलता है या तो कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, नेचुरल प्राकृतिक आपदा के रूप में, तो ग्लेशियर बहुत ही बड़ा तबाही मचाएगा और 65 सेंटीमीटर तक ये क्या करेगा, समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देगा। ठीक है। अगर जल स्तर बढ़ेगा तो जैसे कोस्टल रीजन है, जैसे कि अगर हमारा भारत ही देख लो, तो ये सब कोस्टल रीजन हुआ, तो कोस्टल रीजन में समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो भारत के किनारे कोस्टल रीजन के किनारे जो राज्य होंगे वो थोड़ा खतरा महसूस करेंगे। ठीक है। तो यही था हमारा आज करंट अफेयर्स होता है समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, सेशन छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बट अगर लेक्चर को लाइक नहीं किए तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अब मिलते हैं हम कल के न्यूज़पेपर के साथ, और तब तक के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, एंड जय हिंद।